पीएम नरेंद्र मोदी आज देश को कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की सौगात देंगे। एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में ये एक अहम मील का पत्थर साबित होगा। पीएम आज सुबह 11 बजे पाइपलाइन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इस मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। इस पाइपलाइन का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने किया है। इस पाइपलाइन की लंबाई 450 किलोमीटर है। ये पाइपलाइन केरल के कोची से एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड, मलप्पुरम, कोशिकाकोट, कन्नूर और कासरगोड जिलों से होती हुई कर्नाटक की मंगलुरु तक गैस लेकर जाएगी। कोरोना संकट के बीच देश में अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि राजस्थान के जयपुर, झालावाड़ और कोटा समेत राज्य के 7 जिलों में बर्ड फ्लू से 252 कौवों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीते एक हफ्ते में करीब 200 कौवों की जान जा चुकी। इन कौवों की मौत बर्ड फ्लू से हुई या किसी और वजह से, इसकी जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजे गए। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी 1700 प्रवासी पक्षियों की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है, जिसकी जांच की जा रही है। इन 3 राज्यों में बर्ड फ्लू के मंडराते खतरे के बाद उत्तराखंड और झारखंड समेत दूसरे राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। बर्ड फ्लू नाम की यह बीमारी न सिर्फ पक्षियों के लिए जानलेवा है, बल्कि ये इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। 27 तारीख को उन मरे हुए कौवों का सैंपल भोपाल में जो एक लैब है हमारी वहाँ भेजा। 29 तारीख को लैब में वहाँ पुष्टि हुई कि उनमें बर्ड फ्लू है। यूपी के अमरोहा में भैंसों से लदा ट्रक पलट गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब हाईवे पर ट्रक का टायर अचानक से फट गया, फिर वो बेकाबू होकर सड़क के किनारे पलट गया। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के कई लोग घटना वाली जगह पर पहुंचे और ट्रक के नीचे दबे लोगों को निकालने में जुट गए। लोगों ने ट्रक के नीचे दबे 11 लोगों को बाहर निकाला और उन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। यही नहीं, इस भयानक हादसे में करीब 15 भैंसों की भी जान चली गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शिया समुदाय के 11 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा भड़क गया। आरोप है कि इस हत्या में आईएसआईएस के अलावा पाकिस्तान की सेना भी शामिल है और उसने ही सभी 11 लोगों की हत्या करवा दी। इस वारदात के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कई लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सड़क पर आगजनी की, उसे जैम कर दिया। इस दौरान वहां पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। लोगों के हंगामे को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस वालों को भी तैनात कर दिया गया। बताया गया, मारे गए सभी लोग मजदूरी करते थे, जिन्हें पहले तो अगवा किया गया, उसके बाद एक पहाड़ी पर ले जाकर उन्हें गोलियां मारी गई। हज़ारा कम्युनिटी का बाकायदा जेनोसाइड किया जा रहा है बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। इनमें रोहित शर्मा समेत 5 वो खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन पर 2 दिन पहले एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने और कोरोना नियम तोड़ने का आरोप लगा था। हालांकि टीम मैनेजमेंट पहले ही ये साफ कर चुका है कि किसी भी खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में इन नियमों को नहीं तोड़ा। दिल्ली के पास हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस ने लूट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी पर एक आदमी को अगवा कर 65 लाख रुपए लूटने का आरोप है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना वैक्सीन पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना के नए रूप की चपेट में आए मरीजों की हालत पर भी चर्चा की गई। बंगाल के आसनसोल में घर लौट रहे बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी की गाड़ी पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना उनके घर के सामने ही हुई। सीसीटीवी में एक आदमी उनकी गाड़ी की तरफ जाता दिखा और चंद सेकंड बाद कुछ लोग उसी आदमी की तरफ दौड़ते दिखे। गोली बीजेपी नेता की गाड़ी को ही लगी। এলোপাথারি গুলি চালায়, গাড়ির উপর গাড়িটা খোলার চেষ্টা করে, কোনোভাবে তো গাড়ি খোলা যায়নি। আর আমি গাড়ির হর্নটা বাজাতে থাকি আর বাড়ির থেকে আমার ভাইরা চিৎকার করতে থাকে। बीजेपी ने इसे सियासी रंजिश से जोड़ दिया, जिसके बाद टीएमसी ने भी घटना पर सफाई दी। এবং ঘটনাটা তো খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু অভিযোগ করতে হয় বলে করছেন, তাহলে কারোর দিকে হাত তুলতেই হবে। সব টার্গেট তৃণমূল। अभिनेता सोहेल खान और अरबाज खान पर मुंबई के खार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में सोहेल खान के बेटे निर्माण खान को भी आरोपी बनाया गया है। तीनों पर महामारी एक्ट के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया। 25 दिसंबर को सोहेल और अरबाज दुबई से लौटे थे, जबकि 30 तारीख को सोहेल के बेटे निर्माण दुबई से मुंबई लौटे।
बीएमसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक विदेश से लौटने वाले यात्रियों को क्वारंटीन होना जरूरी है, लेकिन आरोप है कि तीनों ने क्वारंटीन होने से इनकार कर दिया और एयरपोर्ट से सीधा अपने घर चले गए। एफआईआर दाखिल किया गया है बीएमसी के मेडिकल ऑफिसर के तकरार के ऊपर। तकरार ऐसा था कि 3 व्यक्ति जो परदेश से वापस आए थे उनको एक जगह क्वारंटीन होने के आदेश किया गया था, परंतु वो आदेश के उल्लंघन करते हुए अपने घर वापस चले गए। इसके वजह से कलम 188 आईपीसी और कलम 3 एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर गुना दाखिल है और आगे की तपास चालू है। केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जयपुर से दिल्ली की ओर कूच किया। एक दिन पहले ही गहलोत सरकार ने किसान संगठनों के आंदोलन के समर्थन में नया अभियान शुरू किया था, जिसके तहत दूसरे दिन एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता साइकिलों पर सवार होकर राजस्थान विधानसभा के बाहर पहुंचे। कुछ ही देर में राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप खाचरियावास ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई और एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ता दिल्ली के लिए निकल पड़े। बताया गया कि 200 से भी ज्यादा साइकिल सवार दिल्ली पहुंचकर किसान संगठनों के आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। मोदी जी को तय कर लेना चाहिए कि आपको ये किसान बिल विड्रॉ कर लो, नहीं तो ये केंद्र सरकार के अंत का कारण बनेंगे। एनएसयूआई की साइकिल रैली की वजह से जयपुर की कई सड़कों पर जैम के हालात भी बने। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से लोगों को ज्यादा देर ट्रैफिक में इंतजार नहीं करना पड़ा। सौरव गांगुली को बुधवार तक अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। सौरव गांगुली की सेहत में सुधार होने के बाद अब उन्हें बुधवार तक अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती गांगुली के लिए कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और बीसीसीआई सचिव जय शाह समेत कुछ हस्तियों ने खुद अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। वो जल्दी स्वस्थ होकर आप सबके बीच में आएंगे। जिम्बाब्वे में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद वहां लॉकडाउन लगा दिया गया। करीब 15 करोड़ की जनसंख्या वाले जिम्बाब्वे में पिछले एक हफ्ते में 1342 कोरोना केस सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हुई है। इन मामलों के बाद वहां स्कूल खोलने का फैसला टाल दिया गया। साथ ही सरकार ने कुछ समय के लिए क्रिकेट के आयोजन भी नहीं करने का फैसला लिया है। तमिलनाडु सरकार ने सिनेमा घरों में 50% से बढ़ाकर 100% दर्शकों को बैठने की मंजूरी दे दी। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी शतक लगा दिया। वो मैच के दूसरे दिन खेल खत्म होने तक 112 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे। विलियमसन की इस पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 286 रन बना लिए हैं। हालांकि वो अब भी पहली पारी के आधार पर पाकिस्तान से 11 रन पीछे है। यूरोप के देश चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों से तंग आकर पब चलाने वाले लोगों ने सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने शहर में बियर की ग्लासों की कई मीटर लंबी एक चेन बनाई, ग्लासों में जलती हुई मोमबत्तियां रखी गई और फिर उन्हें सड़कों, गली कूचों और सरकारी इमारतों के किनारे रख दिया गया। चेक रिपब्लिक में कोरोना के 7,40,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें लगभग 12,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है और अक्टूबर से तो वहां कोरोना बेकाबू हो गया है। ऐसे में वहां क्रिसमस और नए साल पर पब, बार और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए। रात में कर्फ्यू भी लगा दिया गया, लेकिन पब मालिकों ने गुस्सा जाहिर किया कि जब मोटी कमाई का मौका था तब वहां सरकार ने उनकी कमर तोड़कर रख दी। लोगों ने पाबंदियों को अपनी आजादी का हनन बताया और तो और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बंदिशें लगाकर सरकार ने एक महामारी से निपटने के चक्कर में गरीबी और बेरोजगारी की ज्यादा खतरनाक बीमारी फैला दी है। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कस दिया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इनकम टैक्स विभाग की एक टीम इस मामले में बयान दर्ज करने के लिए वाड्रा के दिल्ली के सुखदेव विहार में मौजूद दफ्तर पर पहुंची, जहां कई घंटों तक रॉबर्ट वाड्रा से देश में मौजूद उनकी बेनामी संपत्ति के मामले में सवाल किए गए। सूत्रों के मुताबिक उसी मामले में आयकर विभाग ने वाड्रा को पहले समन्स भेजे थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो जांच में शामिल नहीं हो पाए थे। इसके अलावा ईडी भी रॉबर्ट वाड्रा की विदेशों में कई संपत्तियों की जांच कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा पर हुई आयकर विभाग की इस कार्रवाई से कांग्रेस भड़क गई। उसने सरकार पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। आरोप लगाने से काम नहीं चलता है, आप हमेशा से बदले की भावना से काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के इस आरोप का जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। उसने रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस को जांच से नहीं घबराने की नसीहत दे डाली। तो रोज सुबह उठ के कांग्रेस पार्टी हमें देश को कहती है ना कि अगर हमने गलती किया है तो जांच करो, जांच करो, जांच करो। जब जांच होता है तो बोलता है क्यों किया, क्यों किया। नए संसद भवन के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ये प्रोजेक्ट कानून के मुताबिक है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हर तरह की मंजूरी ली है या नहीं। मौजूदा संसद भवन के पास ही केंद्र सरकार नया संसद भवन और कई मंत्रालय के लिए भवन का निर्माण करना चाहती है। वहीं याचिकाओं में से चुनौती देते हुए कहा गया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट से इलाके का ग्रीन एरिया खत्म हो जाएगा। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इस प्रोजेक्ट पर सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, जो कि गैर जरूरी है। ईरान के फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या की पहली बरसी पर इराक में अमेरिका के खिलाफ गुस्से की आग भड़क उठी। कासिम सुलेमानी की पिछले साल एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई, जिसकी पहली बरसी पर राजधानी बगदाद में जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए, जिन्होंने बगदाद हवाई अड्डे की तरफ जाने वाली सड़क पर मार्च निकाला। इस दौरान वहां अमेरिका के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। कई जगहों पर तो अमेरिकी झंडे को आग के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, हवाई अड्डे के बाहर जिस जगह सुलेमानी मारे गए थे उस जगह को किसी दरगाह जैसा बना दिया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने हमले में मारे गए इन लड़ाकों को श्रद्धांजलि दी। जुलूस में शामिल कई लोग तो कासिम सुलेमानी और उनके साथी की तस्वीरों को चूमकर रोते रहे। सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था और इस इलाके में जंग के बादल मंडराने लगे थे। बंगाल कांग्रेस ने राहुल गांधी को रैली का प्रस्ताव भेजा। पश्चिम बंगाल कांग्रेस इसी महीने राज्य में राहुल गांधी की एक रैली करवाना चाहती है, जिसके लिए उन्हें एक प्रस्ताव भेजा गया है। सैफ अली खान और डिंपल कापड़िया की वेब सीरीज तांडव का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये वेब सीरीज 15 जनवरी को रिलीज होगी। अब इस राजनीति में चाणक्य नीति लानी पड़ेगी। If you can't be the king, be the kingmaker. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद फिलहाल कोरोना का टीका नहीं लगवाने का फैसला लिया। उन्होंने जोर दिया कि राज्य में मेडिकल स्टाफ और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े दूसरे लोगों को ये टीका पहले लगाया जाए। मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे, इसके बाद अपना नंबर आए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बैकअप वैक्सीन कहने के अपने बयान पर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया। I think the word backup has been sort of understood. What it means is that currently there are large number of doses available as far as Serum Institute is concerned. It means that it would be available not as a secondary vaccine, but a vaccine where the doses may be relatively less as compared to the first one. So that's the only thing. Both of them are equally good. मध्य प्रदेश के इंदौर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां प्लास्टिक के पाइप बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि हादसा सबसे पहले एक फैक्ट्री में हुआ, जिसने आसपास बने कई गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो हर तरफ से शोले ही शोले उठने लगे। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो पूरा इलाका आग से धधक रहा हो। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन हर तरफ से उठती लपटों और धुएं ने दमकल कर्मियों के सामने कई मुश्किलें पैदा कर दी, लेकिन वो डटे रहे। आग की चपेट में आने से जो सामान बच गया उसे फैक्ट्री के कर्मचारी बाहर निकालते नजर आए। बताया गया कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए किसी तरह के इंतजाम नहीं थे। कोई फायर इक्विपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पर। कई घंटों की मशक्कत के बाद हालात काबू में आ गए, लेकिन इस हादसे में फैक्ट्री के मालिक को भारी नुकसान हुआ। ब्रिटेन की अदालत से जूलियन असांज को राहत मिल गई। ब्रिटेन की एक अदालत ने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को बड़ी राहत दी और उन्हें अमेरिका को सौंपने की मांग ठुकरा दी। असांज पर जासूसी और खुफिया जानकारी को लीक करने का आरोप है और इसी मामले में अमेरिका ने ब्रिटेन से असांज के प्रत्यर्पण की मांग की थी। मौसम विभाग ने साल 2020 को 1901 के बाद 8वां सबसे गर्म साल बताया। साइना नेहवाल और के श्रीकांत समेत कुछ बैडमिंटन खिलाड़ी बैंकॉक रवाना हो गए, जहां वो थाईलैंड ओपन में हिस्सा लेंगे। कोरोना संकट की वजह से लंबे समय बाद फिर भारतीय खिलाड़ी किसी बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाने के आम आदमी पार्टी के वादे पर सियासी घमासान मच गया। आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि वो दिल्ली समेत उन सभी राज्यों में वैक्सीन फ्री में लगाएगी जहां उनकी पार्टी जीतेगी। न सिर्फ दिल्ली में, जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सब लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। सौरभ भारद्वाज के बयान पर बीजेपी भड़क गई और आम आदमी पार्टी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी के लोग क्या झूठ बोल सकते हैं, कोई उनका झूठ का कोई अंत नहीं है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने वहां के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी।
बीते कुछ दिनों से वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में पानी भर गया। अरेकीपा शहर से आई एक तस्वीर में दिखा कि पानी में डूबे एक सबवे को पार करने की जिद एक आदमी की जान पर भारी पड़ गई। हालांकि वक्त रहते बचाव दल की टीम वहां पहुंच गई और सबवे के नीचे फंसे आदमी को उसकी कार से किसी तरह बाहर निकाल लिया। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आई, जिसकी वजह से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कीचड़ और मलबे के ढेर में कई गाड़ियां भी फंस गई, जिन्हें उनके मालिक किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। मौसम के इस बदले मिजाज को देख कई लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए। अगले कुछ दिन वहाँ और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी। चीन के बड़े कारोबारी और अलीबाबा ग्रुप के को फाउंडर जैक मा 2 महीने से लापता हैं। News18.com की रिपोर्ट है कि चीनी कारोबारी जैक मा को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भिड़ना महंगा पड़ गया और शी जिनपिंग की नीतियों की आलोचना के बाद से ही वो लापता हैं। जैक मा ने 2 महीने पहले ये बात उठाई थी कि चीन में जब भी कोई नई चीज शुरू होती है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। साथ ही उन्होंने चीन के कई सरकारी बैंकों की आलोचना भी की थी। पिछले महीने ही चीनी अधिकारियों ने उनकी कंपनी में गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए और जांच पूरी होने तक जैक मा को चीन से बाहर न जाने की हिदायत भी दी गई थी। हालांकि पिछले 2 महीने से वो किसी भी कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए और सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता नहीं दिखाई दी। मंदसौर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमपी के मंदसौर में 200 कौवों की मौत मामले में आई रिपोर्ट से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की बेमित्रा में सड़क पर एक गड्ढे में गिरने से एक लड़के की मौत हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने शव को थाने के बाहर रखकर जमकर हंगामा किया। हरियाणा के पानीपत में बैंक से पैसे लेने गए एक बुजुर्ग के बैग से महिला चोर गिरोह ने 41,000 रुपए साफ कर दिए। वहीं ये पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के बुलंदशहर में हुक्का न जलाने पर हुए विवाद में आरोपी ने एक बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें घायल बुजुर्ग की इलाज के समय अस्पताल में मौत हो गई। यूपी के बरेली में इलाके के बंटवारे को लेकर किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस बीच दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के चंदौली में शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने होटल कर्मचारियों से जमकर मारपीट की और होटल में तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गए। फिल्म कागज का गाना जारी कर दिया गया। पंकज त्रिपाठी की फिल्म कागज का गाना बैलगाड़ी जारी कर दिया गया। ये फिल्म 7 जनवरी को ऑनलाइन और यूपी के कुछ सिनेमा घरों में रिलीज होगी। दुनिया को भूल के तुझ में खो जाएंगे। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए लेफ्ट के 7 सीटों के बंटवारे के लिए एक कमेटी बना दी। इसकी कमान बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को सौंपी गई। जर्मनी में कोरोना के बढ़ रहे खतरे की वजह से लॉकडाउन 31 जनवरी तक बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली के नेपसराय इलाके में 31 दिसंबर की रात कुछ बदमाशों ने एक टीचर के घर में घुसकर मारपीट की। आरोप है कि इस टीचर के सिर पर बियर की बोतल भी फोड़ी गई। अब इस मामले में पुलिस ने 5 दिन बाद केस दर्ज किया, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। मीडिया के आने के बाद अब पुलिस कह रही है हम कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। यूपी के चंदौली से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक होटल में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग होटल में दाखिल होते दिखे। सभी के चेहरे कपड़ों से ढके थे। तभी उनमें से एक आदमी वहां तोड़फोड़ करने लगा। उसने पहले होटल में लगे एक टीवी को वहां रखी एक मेज पर पटक कर तोड़ दिया। फिर उसने अपना गुस्सा फ्रिज पर उतारा। फ्रिज पर लात मारने के बाद उसने उसके अंदर रखा सारा सामान बाहर फेंक दिया। हंगामे के बीच होटल में मौजूद दूसरे लोग डर के मारे वहां से बाहर चले गए। सुरेंद्र प्रधान जी हैं आपके कौरा गांव के, उनके भतीजा हैं, नाम नहीं पता है, लेकिन इन्होंने किया है। आरोप है कि होटल में शराब पीने से मना करने पर यह विवाद शुरू हुआ और थोड़ी देर बाद वहां का पूरा नक्शा ही बदल गया। होटल के मालिक ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे की पूरी तस्वीर वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक कार सुबह के वक्त शहर के एक चौराहे से गुजरती हुई दिखाई दी। तभी दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार कार वहां पहुंची, जिसने उसके अगले हिस्से को पहले टक्कर मारी और फिर आगे जाकर एक डिवाइडर से बुरी तरह भिड़ गई। हादसे की वजह से वहां धूल का गुबार छा गया। जिस वक्त कार डिवाइडर से टकराई, उसी वक्त वहां से एक बाइक सवार गुजरता नजर आया, जो बेकाबू कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। डिवाइडर से टकराने के बाद कार के परखचे उड़ गए। यही नहीं, इस हादसे में दूसरी कार को भी काफी नुकसान पहुंचा। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में हुए हादसे के मुख्य आरोपी अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के बाद से अजय त्यागी फरार था। पुलिस ने 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ठेकेदार अजय त्यागी फरार था।
जिसकी गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद के एसएसपी ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया था। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तो गिरफ्त में मौत का गुनहगार, जी हां, अजय त्यागी जो कि ठेकेदार था, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये मुरादनगर में हुए हादसे में चौथी गिरफ्तारी है। 25,000 रुपए का इनाम था अजय त्यागी पर और पुलिस ने उसे एक दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया। रविवार को यह हादसा हुआ था जब शमशान घाट की छत गिरी थी और उसमें 25 लोगों की मौत हुई थी। हैदराबाद से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक आदमी चौराहे पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस की पोस्ट पर चढ़कर जबरदस्त ड्रामा करता दिखा। आसपास के लोगों ने बताया कि उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और किसी सनक में वो ट्रैफिक पुलिस की पोस्ट की छत पर चढ़ गया, जिसे जबरदस्ती नीचे उतारा गया। इस पूरी घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि वहां चढ़कर उसने खूब नाटक किया। पहले उसने अपनी शर्ट उतारकर गले में बांध ली और फिर वहां लटक रहे एक तार को फांसी का फंदा बनाने लगा। ये देखकर सड़क पर मौजूद लोग चीखने लगे। इस बीच उसकी शर्ट नीचे गिर गई और वो उसे उठाकर फिर से फंदा बनाने में जुट गया। आखिरकार उसे बचाने के लिए कुछ लोग पोस्ट पर चढ़ गए और उस आदमी ने जिस तार को मजबूती से पकड़ा था, लोगों ने उसे ही खींच दिया, जिससे वो उसी वक्त वहां पहुंची बस पर आ गिरा। इसके बाद सबने मिलकर उसे बस से नीचे उतारा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार को किसान विरोधी बताया और दावा किया कि केंद्र सरकार के हर दिए जाने वाले 6,000 रुपयों को बंगाल के किसानों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। कितना दुख राज्यपाल को हुआ होगा, जो खुद किसान परिवार से है, कि देश के अंदर 10 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिल रहे हैं। पूरे देश में हर किसान को ही मिला है, पश्चिम बंगाल के किसान को ये नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान इसे वंचित हैं। 14,000 प्रति किसान को मिलते और प्रांत को अब तक 9,800 करोड़ मिलते। ये 9,800 करोड़ का नुकसान एक वजह से हुआ है, किसी ने दस्तखत नहीं किए कि जानकारी दे दो। वो दस्तखत न करना मतलब किसान के पेट के ऊपर, अन्नदाता के पेट के ऊपर एक बर्बरतापूर्ण लात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बयान जारी कर किसानों में फैलाए जा रहे भ्रम को खत्म करने की कोशिश की। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर फसलों की खरीद तक हर अफवाह पर सफाई दी और अपने बयान में साफ किया कि कृषि सुधार से जुड़े कानूनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में मोबाइल टावरों को तोड़े जाने की घटनाओं का भी रिलायंस ने जिक्र किया। कंपनी के मुताबिक निजी हितों की वजह से विरोधियों ने रिलायंस के खिलाफ जानबूझकर झूठा प्रचार किया और भ्रम की स्थिति बनाई। बीजेपी ने रिलायंस की सफाई के बाद भ्रमजाल टूटने की उम्मीद जताई। हर चीज को गलत तरीके से बताया जाता है कि ये कंपनी आएगी, ये सारा खरीद कर ले जाएगी, आपको गुलाम बना लेगी। ऐसा कहीं नहीं है। कांग्रेस ने भी रिलायंस के बयान का स्वागत किया। रिलायंस का बयान है तो हम स्वागत करते हैं कि वो कह रहे हैं कि किसानों के हक में है। रिलायंस ने अपना पक्ष रखते हुए ये भी कहा कि वो किसानों के साथ है और किसानों को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए समर्पित है। कंपनी की तरफ से सफाई आने के थोड़ी ही देर बाद ट्विटर पर इस खबर से जुड़े 3 हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इनमें #रिलायंस विद अन्नदाता, #जियो विद अन्नदाता, #रिलायंस विद फार्मर शामिल है। अपने बयान में रिलायंस ने कृषि सुधार कानूनों पर फैलाई जा रही कई अफवाहों पर सफाई दी और अपने बयान में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही भविष्य में यह कारोबार करने का कोई इरादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुताबिक कंपनी ने कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कभी कोई जमीन नहीं खरीदी, न ही कभी इस काम के लिए जमीन खरीदेगी। रिलायंस ने साफ कहा कि वो किसानों से सीधे अनाज भी नहीं खरीदती, बल्कि ये काम कंपनी के सप्लायर करते हैं जो सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। और रिलायंस ने एमएसपी से कम दाम पर फसल खरीदने के लिए कभी भी कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। पंजाब में टावरों में हुई तोड़फोड़ की घटना पर भी रिलायंस ने सफाई दी और ये कहा कि वो किसानों के साथ है, लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ। यूपी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। हर जिले से 6 जगह चुने गए हैं, जिनमें 3 शहरी और 3 ग्रामीण इलाकों में हैं। इन टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन लगवाने वाला स्टाफ और वैक्सीन लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स दोनों मौजूद रहेंगे। वहीं वैक्सीनेशन के ड्राई रन से पहले सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।
लोग 75 जनपदों में 6 जगह पर अर्बन और ग्रामीण को मिला के हम लोग ड्राई रन पुनः करने जा रहे हैं, क्योंकि एक जगह करने से हमको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए जितना प्रशिक्षण हमने 15-20 दिन से हम करा रहे हैं, उसका सही अंदाज़ा तब लगेगा जब पूरे प्रदेश में जिला अस्पतालों पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और जहाँ जहाँ ये तय किया गया वहाँ इनको करना है। तब वो ड्राई रन में जो कमियाँ होंगी या जो प्रशिक्षण में इन लोगों ने नहीं समझाएगा उसको हम देखेंगे। सारा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, अन्य सारे ICDS, सारे विभाग को आज बुला के ट्रेनिंग और ट्रेनर्स कराया जा रहा है कि भविष्य में जब हम लोग वैक्सीन के लिए प्लान करेंगे तो उसके लिए हर विभाग ट्रेन हो जाए। तो ड्राई रन होगा, इसमें क्या किया जाएगा कि क्या क्या गतिविधियां ड्यूरिंग वैक्सीनेशन होगी, ये प्रैक्टिकल करके देखा जाए। वैक्सीन नहीं लगेगी। अफ्रीकी महाद्वीप से भागकर यूरोप जा रहे 265 शरणार्थियों को भूमध्य सागर में डूबने से बचा लिया गया। बेहतर जिंदगी की उम्मीद में ये लोग अपना देश छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन खटारा नावों में सफर उनको बदतर जिंदगी जीने के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि सामने आई तस्वीरों में समंदर की हल्की फुल्की लहरों पर भी शरणार्थियों से भरी एक नाव ऐसे हिचकोले खाती नजर आई जिसे देखकर ऐसा लगा कि वो अब पलटी कि तब पलटी। छोटी सी नाव पर लोग ऐसे ठुसे हुए दिखे जैसे किसी दड़बे में मुर्गियों का झुंड हो। बड़ों के साथ दुधमुहे बच्चे भी नावों में सवार थे। लोगों को जिंदगी और मौत के बीच झूलता देख समंदर में फंसे शरणार्थियों को बचाने वाले स्पेन के एक NGO का जहाज पानी में उतरा। घंटों के अभियान के बाद रेफ्यूजियों को बचा लिया गया। अपने देश में गरीबी, भुखमरी और अत्याचार से तंग आकर अफ्रीकी महाद्वीप से लोग अपना घर बार छोड़कर यूरोप का रुख कर रहे हैं। इसके लिए वो तस्करों का सहारा लेते हैं जो उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का भरोसा देकर खटारा नावों में भर देते हैं। लेकिन कई बार नाव की सवारी ही लोगों का काल साबित होती है। अपनी जान हथेली पर रखकर वो जैसे तैसे समंदर पार कर भी लें तो भी उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, क्योंकि यूरोप के देश भी उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। मुंबई में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। मुंबई के मलाड में एक लड़के ने एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी गोली मारकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक घटना की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन वहां पहुंचे मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख ने बताया कि यह मामला प्रेम संबंधों का हो सकता है। असलम शेख के मुताबिक लड़की की सगाई हो गई थी और इसी वजह से लड़के ने लड़की को गोली मार दी होगी। पुलिस दोनों की पहचान करने का दावा कर रही है और आगे की जांच जारी है। प्राइमा फेसी ये दिखता है कि ये लव अफेयर हो सकता है, क्योंकि लड़की का कुछ दिन पहले ही एंगेजमेंट हुआ है और लड़की को गोली मारी पहले उसने, और उसके बाद में उसने खुद को भी गोली मार के ली है, और दोनों की उम्र जो है वो 24-25 साल के अंदर ही है। लड़की और लड़के की दोनों की मौत हुई है अपरेंटली। तो जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हमारा भी चालू है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो लड़का है वो लड़के ने पहले उसको मारा है और बाद में खुद ने उसको खुदकुशी की है। इस समय मुंबई पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस के लोग इस समय पंचनामा कर रहे हैं और जो भी फॉरेंसिक की टीम है वो इस समय सैंपल इकट्ठा करने में लगी हुई है। मुंबई पुलिस शुरुआती जांच में मुंबई पुलिस की ये जानकारी आई है कि ये मामला एक लव अफेयर का है। लड़की की मंगनी हो चुकी थी, जिसके हताश के चलते लड़के ने पहले लड़की की हत्या की और फिर खुद सुसाइड कर लिया है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस समय इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव उस वक्त और बढ़ गया जब बीजेपी के नेताओं पर जूते फेंके गए। कोलकाता में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक लंबा रोड शो निकाला और रोड शो एक ऐसे मोड़ से गुजरा जहां बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता पहले से मौजूद दिखे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए न केवल ममता बनर्जी के नारे लगाए गए, बल्कि ममता बनर्जी की तस्वीर वाला एक बड़ा सा बोर्ड लहराने लगा। अचानक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार के गीत तेज आवाज में बजाने शुरू कर दिए। जैसे ही बीजेपी के बड़े नेताओं वाली एक खुली गाड़ी टीएमसी कार्यकर्ताओं के सामने पहुंची, कुछ लोग हाथों में जूते लहराने लगे। बीजेपी का दावा है कि बीजेपी नेताओं की तरफ कुछ जूते फेंके भी गए जो उन्हें लगे नहीं। गाड़ी पर कैलाश विजयवर्गीय और शोभन चटर्जी मौजूद थे। इसके बाद गाड़ी पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शील्ड आगे कर दी और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अच्छी बात यह रही कि भारी तनाव के बावजूद हिंसा नहीं भड़की, लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। किसी भी तरह हिंसा अगर होती है
तो हम तो यहाँ बता ही रहे हैं कि यहाँ हिंसा का कल्चर है और ये कल्चर टीएमसी चलाती आ रही है। इस लंबे रोड शो को कोलकाता पुलिस ने अंतिम वक्त तक इजाजत नहीं दी थी और बाद में जब इजाजत दी गई तो शर्तों के साथ शर्त रखी गई कि सीमित संख्या में गाड़ियों के अलावा बाकी सभी लोग पैदल मार्च करेंगे। ये मुश्किलें बताती हैं कि हम लोग बंगाल में नहीं हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं और या कोई बहुत ऐसा इस्लामिक कंट्री में है जहां पर जय श्री राम गाली लगता हो। तनाव और टकराव की आशंका के कारण पूरे रोड शो में पुलिस की भारी तैनाती रही, लेकिन पैदल चल रहे कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। बीजेपी ने ये रोड शो मध्य कोलकाता के सबसे व्यस्त इलाकों से निकाला। कोरोना वैक्सीन बना रही भारत बायोटेक कंपनी के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने अपनी वैक्सीन के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया और उसके कोरोना से लड़ने में कारगर होने का दावा किया। In India, we do all systematically in a 200% transparent, 200% honest clinical trial, and we get a bashing from everybody. We have done a wrong, please point out. But why is it you don't question the UK trial? Nobody want to read that because Indian scientists are easy. अमेरिका के मिशिगन से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जहां एक विमान हादसे का शिकार हो गया जिसमें पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। क्रैश होने के बाद वो एक मकान के ऊपर जा गिरा, जिससे मकान के एक हिस्से को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। उसके सामने की एक दीवार के तो चिथड़े उड़ गए। मकान के दरवाजों और खिड़कियों पर लगी लकड़ियों से भी धुआं उठता दिखा। पास में ही विमान का मलबा भी बिखरा नजर आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और उस पूरी सड़क को बंद कर दिया। हालांकि इस हादसे में मकान में मौजूद लोग बाल बाल बच गए और उन्हें कोई खरोंच तक नहीं है। राजस्थान में नए कोरोना स्ट्रेन के 3 मरीज मिले हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। ब्रिटेन से लौटे पति पत्नी और उनका 5 साल का बच्चा कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया है। छत्तीसगढ़ की बालोद में धमतरी से राजनांदगांव जा रही तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 19 लोग घायल हो गए। राजस्थान की गहलोत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के इनाम की राशि 4 गुना तक बढ़ाने का ऐलान किया है। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान में हुए हादसे के मुख्य आरोपी अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी अजय त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने निजी वजहों से पार्टी नेतृत्व से उन्हें बिहार प्रभारी पद से मुक्त करने और कोई हल्की जिम्मेदारी देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि ब्रिटेन से मुंबई लौटे 8 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। इटली के बेलूना प्रांत में लगातार हो रही बर्फबारी और तेज हवाओं ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से कई परिवारों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां के हालात काफी बिगड़ गए। मकानों की छतों के ऊपर बर्फ की मोटी परत बिछ गई, पेड़ पौधे भी बर्फ से लद गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया। वहां दूर दूर तक फैली सफेदी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। वहां की सड़कें बर्फ में गुम हो गई, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए। रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने के काम में फायर ब्रिगेड की तरफ से खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया। इसके अलावा इस काम में कई खास मशीनें भी लगाई गई, जो रास्तों से बर्फ को काटकर बाहर फेंकती दिखी। मौसम के इस बिगड़े मिजाज से लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां का तापमान काफी नीचे लुढ़क गया। ठंड तो बढ़ी ही, साथ ही वहां के लोगों के सामने खाने पीने की समस्या भी खड़ी हो गई। देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए भी सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि केंद्र ने राज्यों के साथ मिलकर करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटाबेस तैयार किया है, ताकि डेटाबेस रहने से टीका लगाने में कोई दिक्कत न पेश आए और पहले चरण में पुलिस, होमगार्ड और सफाई कर्मियों को आसानी से टीका लग सके। साथ ही केंद्र ने टीके की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ निर्देश भी दिए हैं, जिनके मुताबिक वैक्सीन सेंटर में कितनी वैक्सीन रखी जानी है, इसका प्लान पहले से स्थानीय प्रशासन को तैयार करना होगा। हालांकि हालात को देखते हुए इनमें जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे। राजस्थान के सीकर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें यात्रियों से भरी एक बस और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। यह हादसा तब हुआ जब कार ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, तभी वो सामने से आ रही बस से टकरा गई। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि हादसे के बाद दोनों गाड़ियों का संतुलन बिगड़ गया। बस बेकाबू होकर सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ियों से भिड़ गई, जबकि कार के परखच्चे उड़ गए। खबर है कि इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
जंग के गहराते बादलों के बीच ईरान की बढ़ती परमाणु ताकत ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। ईरान परमाणु बम बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर परमाणु मामलों पर नजर रखने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अपनी मोहर लगा दी, जिसने अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जमीन के अंदर बने अपने परमाणु घर में तेजी से काम कर रहा है और वो बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम को 20% तक तैयार कर चुका है। यानी वो बम लायक यूरेनियम तैयार करने से सिर्फ एक कदम ही दूर है। दावा है कि अगर यही रफ्तार रही तो ईरान इसी साल परमाणु ताकत बन जाएगा। ये रिपोर्ट ऐसे मौके पर सामने आई है जबकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में ईरान के जल्द ही परमाणु बम बना लेने के दावे से अमेरिका और उसके साथी इजराइल के होश उड़ चुके हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों जानते हैं कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इस इलाके में तबाही रोके नहीं रुकेगी। अरबाज खान, सोहेल खान और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक्टर अरबाज खान, सोहेल खान और उनके बेटे निर्वाण खान के खिलाफ बीएमसी ने कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने पर एफआईआर दर्ज करवाई है। दुबई से मुंबई लौटने पर तीनों होटल में क्वारंटीन होने के बजाय सीधे घर चले गए थे। मुंबई के मलाड इलाके में लड़की की गोली मारकर हत्या करने के बाद लड़के ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे की वजह मालगाड़ी की तेज रफ्तार में होने को बताया जा रहा है, जिस वजह से मालगाड़ी के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए। यूपी के हमीरपुर में खाने का पैसा मांगने पर कुछ पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में ढाबे के मालिक को पहले पीटा और फिर जमकर तोड़फोड़ की। हरियाणा के पानीपत में मामूली कहासुनी के बाद महिला ने पड़ोसी और उसकी 5 साल की बच्ची पर खौलता हुआ गर्म पानी डाल दिया। आज यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच पीएम बोरिस जॉनसन ने फिर से लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। खबर है कि जल्द ही रेलवे का नया टाइम टेबल कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। न्यूज 18 की चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे के नए टाइम टेबल को बनाने में आईआईटी मुंबई की मदद ली गई, जिसे इस तरह से तैयार किया गया है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड 5% तक बढ़ने वाली है, जबकि मालगाड़ियों की रफ्तार में भी 16% का इजाफा होने वाला है। इतना ही नहीं, मरम्मत के काम के लिए ट्रेनों को रोकने से बचने पर भी जोर होगा ताकि ट्रेनों की लेट लतीफी पर रोक लग सके। सूत्रों के मुताबिक रेलवे करीब 7000 गैर जरूरी स्टॉपेज को भी खत्म कर सकता है, जबकि अक्सर लेट चलने वाली और कम मांग वाली करीब 700 ट्रेनों को भी रेलवे बंद कर सकता है। रेलवे को उम्मीद है कि नए टाइम टेबल में इन बदलावों से उसे बड़ा फायदा होगा। रेलवे ने इस आपदा को अवसर में तब्दील कर आईआईटी मुंबई की मदद से एक टाइम टेबल तैयार जरूर कर लिया है, जो कई मायनों में खास है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत खत्म हो गई और अब नजरें 8 जनवरी को होने वाली अगली बैठक पर टिकी हैं। उस दिन दोपहर 2 बजे एक बार फिर दोनों पक्ष साथ बैठेंगे और कृषि सुधार कानूनों पर आम सहमति बनाने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले नए साल में हुई 8वें दौर की बातचीत में भी बात नहीं बनी, क्योंकि किसान संगठन तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। बैठक से पहले ही किसानों के रुख से साफ था कि नए साल में हो रही 8वें दौर की बैठक में सरकार और किसानों के बीच सहमति बनना मुश्किल है। जबकि हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने किसान नेताओं के साथ मिलकर समस्या को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सुई तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग पर अटक गई। आज बात क्यों नहीं बनी? कोई भी एक कदम भी आप लोग आगे नहीं बढ़े। एमएसपी पे बात हो सकती थी। हम अपने जो फैसले, जो हमारी मांगे हैं, उन पर दृढ़ हैं। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री को सब कुछ ठीक होने का भरोसा है। यही वजह रही कि मुलाकात खत्म होने के बाद उन्होंने 8 जनवरी को होने वाली बैठक के अच्छे नतीजे सामने आने की उम्मीद जताई। जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कोई भी फैसला देश भर के किसानों की मर्जी से ही होगा। सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी सरकार। खबर है कि बैठक की शुरुआत एमएसपी के मुद्दे से हुई, लेकिन किसानों ने पहले कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा करने की मांग की और कहा कि उन्हें वापस लिए बिना बात नहीं बनेगी, जबकि सरकार कृषि सुधार कानूनों में संशोधन तक ही गई, क्योंकि वो चाहती है कि किसान संगठन कृषि सुधार कानूनों के एक-एक क्लॉज पर चर्चा करे और जिन पर उन्हें आपत्ति होगी सरकार उनमें संशोधन करने पर विचार कर सकती है। लेकिन किसान कृषि सुधार कानूनों की वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं है।
जिसके बाद सरकार ने देश भर के किसानों की राय को भी अहम बताया, क्योंकि दिल्ली की सीमा पर आंदोलन करने वाले किसान कुछ राज्यों के ही हैं और सरकार के मुताबिक देश के बहुत सारे किसान इन कानूनों के समर्थन में हैं। कोरोना की वैक्सीन पर सियासी घमासान जारी है। कोरोना वैक्सीन पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक दिन पहले कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने का ऐलान करने वाले अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी को घेरा। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर, गरीब को फ्री कब मिलेगा? जिसके बाद वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत में जो मेहनत होती है उसको नकारने का एक इनका प्रयास होता है। इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली श्रीलंका में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक दिन पहले श्रीलंका पहुंचने पर उनकी एयरपोर्ट में ही कोरोना जांच की गई थी। अब मोइन अली 10 दिनों के लिए सभी से अलग रहेंगे। इसी महीने 14 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जिसमें उनके खेलने पर अब सस्पेंस बन गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आरएसएस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए। आरएसएस की ये बैठक 3 दिन तक चलेगी, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के बीच काम करने के तरीके पर चर्चा की जाएगी। कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद पटना हाईकोर्ट में शर्तों के साथ कामकाज शुरू हो गया। फिलहाल 15 जनवरी तक हाईकोर्ट खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि पिछले कई महीनों से जरूरी मामलों की सुनवाई वर्चुअल तरीके से जारी है। पटना हाई कोर्ट भी खुल गया है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं हाई कोर्ट के गेट पर पुलिस की तैनाती है। हाई कोर्ट के खुलते ही वहां चहल पहल शुरू हो गई और वकीलों ने भी खुशी का इजहार किया। सीमित तरीके से ही खुला है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे होगा आगे बढ़ेगा। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंचो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।